तेरा नाम। जी बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? जल्दी से बताइए ताकि आगे बढ़ जाएं जल्दी फटाफट से। तो आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक और पायदान हम ऊपर की तरफ मूव कर जाएंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं किसकी? बात करेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में। आज बात करेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग और रेड्यूसिंग एजेंट हम कैसे निकालते हैं। एक बेहतरीन तरीके से आज आपको मैं बताऊंगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद करने के न्यूमोनिक्स भी अपन करेंगे, और साथ में और भी ढेर सारी चीजें यहां पर होने वाली हैं। एक चीज और भी आपको, थर्मोडायनेमिक रिलेशन, मतलब फ्री एनर्जी गिव्स फ्री एनर्जी चेंज का ईएमएफ के साथ रिलेशन क्या होता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है प्रवीण, तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। तो कावेरी, प्रवीण बताइए जल्दी से क्या हालचाल। हाउ आर यू प्रवीण? कैसे हैं प्रवीण बाबू? तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के इस सेशन में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं इस पे जरा एक बार बातचीत कर लेते हैं। यहां पर देखिएगा, आज रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स के बारे में बात करेंगे हम लोग कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है और रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है। सेल ईएमएफ के बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में बात करेंगे, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को यूटिलाइज करते हुए ऑक्सीडाइजिंग एंड रेड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो ये हमारा आज का एजेंडा है। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आए तो आप प्लीज पूछेगा कि सर ये वाली चीज आप दोबारा बता दीजिए। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दैट। ठीक है ना, दोबारा से आपको एक बार बताने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो चलिए अग्रवाल शुरू करें फिर। चलो आज के इस सिलसिलाते इत्तेखाम को, कावेरी एक बार हाय हेलो हो जाए बेटा, फिर शुरू कर लेते हैं जल्दी से। प्रवीण तो आ ही चुके हैं, प्रवीण बोल रहे हैं मैं ठीक हूं, तो अच्छी बात है प्रवीण, आप ठीक हैं, अच्छे रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, यही लाइफ है, एंजॉय कर लीजिए। पढ़ाई करना दुनिया का सबसे आसान काम है। सर क्या बात बोल रहे हो आप? पढ़ाई तो बहुत मुश्किल है, थोड़े दिनों बाद पता चल जाएगा पढ़ाई मुश्किल है कि आसान है। पढ़ाई करना दुनिया का सबसे आसान काम है, बाकी सारी चीजें तो बड़ी मुश्किल है। पढ़ाई में तो आपको टेंशन ही नहीं है कोई, बस यही टेंशन है कि एग्जाम कैसे देना है, कंसंट्रेशन, फोकस, ये तो अपने आप से कर सकते हो आप। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको बाद में पता चलती हैं कि, है ना, बहुत सारे ऐसे मरहला आएंगे, कभी ये मरहला जैसे कि आसनाई न थी, वो वाला फंडा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। मरहला का मतलब होता है स्टेजेस। तो मैंने कल आपको बताया था कि जिंक रॉड को, ध्यान से देखो, जब जिंक रॉड को क्या होगा बच्चों, यहां पर देखिएगा, जब हमने क्या किया, जिंक रॉड को हमने क्या किया, जिंक रॉड को, और प्लस यहां पर क्या ले लिया हमने, Zn+2, तो होगा क्या, यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। जब हम जिंक रॉड को किसके, जिंक आयन के कांटेक्ट में रखेंगे तो यहां पर होगा क्या, हमें पता है कि ऐसा क्या है बच्चों, क्योंकि Zn+2 फॉर्म करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है Zn से, मतलब एक्वस मीडियम में, इन पानी के अंदर ऐसा होता है। पानी के अंदर क्या होता है, Zn+2 ज्यादा स्टेबल होगा इन कंपैरिजन टू जिंक, तो ये हमेशा इसकी तरफ जाने की कोशिश करेगा, इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेगा। इस वजह से क्या हो जाएगा, इस वजह से ये नेगेटिव हो जाता है। नेगेटिव हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को पुश करता है बाहर की तरफ। दिस पुश इज कॉल्ड, इसे कहा जाता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या बोलते हैं इसे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोला जाता है। ये बात मैंने देखो बड़े आराम से आपको बता दी थी कि इसे ही ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहते हैं। ये किसकी तरह बिहेव करता है, ये एनोड की तरह बिहेव करेगा। एनोड का मतलब जो इलेक्ट्रॉन दे दे, एनोड का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर, एनोड का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर, हमेशा याद रखिएगा। जहां पर ऑक्सीडेशन होता है उसे एनोड ही कहते हैं। तो कावेरी भी आ चुकी है, तो गुड इवनिंग बेटा। दूसरे में हमने जब कॉपर रॉड को कॉपर के साथ में रखा तो हुआ क्या, हमें पता है कि कॉपर रॉड को जब हमने कॉपर के साथ रखा तो होगा क्या बच्चे, जैसे ही कॉपर रॉड को आपने कॉपर के साथ रखा तो हमें पता है कॉपर इज मोर स्टेबल देन कॉपर+2। यहाँ पे 3d10 कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये क्या करेगा, ये जितना भी ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेके ये पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेगा। क्या एक्वायर कर लेगा, पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेगा। पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेगा तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा।
दिस इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इसे रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं, इसे रिडक्शन पोटेंशियल कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी को रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहते हैं। इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी को रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहते हैं। ये बात याद रखिएगा। अब ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा तो ये कैथोड की तरह बिहेव करेगा। कैथोड का मतलब जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की कोशिश करे, यानी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम करे। जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ACCEPTOR, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम करेगा ये। मतलब ये सर्किट में से, एक्सटर्नल सर्किट में से इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा। यानी इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रैवल कर जाएंगे, अगर मैं आपके साथ अभी बात करूं तो इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रैवल करेंगे यूं। यहां आप देख रहे हो वोल्टामीटर बीच में आपने लगा दिया है ताकि पता चल जाए कि वोल्टेज यहां पे क्या हो जाएगा, निडल कुछ वोल्टेज दिखाना शुरू कर देगी। कैन यू सी बच्चों, इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रैवल कर रहे हैं, जरा एक बार देखिएगा। कावेरी एंड प्रवीण दोनों देखें इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रैवल कर रहे हैं। बच्चा, इलेक्ट्रॉन ऐसे ट्रैवल कर रहे हैं, तो करंट कैसे ट्रैवल करेगा, करंट ऐसे आ जाएगा। अगर मैं करंट की बात करूं तो करंट कैसे आ जाएगा बच्चे, करंट ऐसे जाएगा। एक्सटर्नल सर्किट में करंट ऐसे फ्लो करेगा, करंट ऐसे फ्लो करेगा। करंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी, एक्सटर्नल सर्किट में इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये हो जाएगी। यहां पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन आउट मतलब ऑक्सीडेशन, और यहां पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इन मतलब रिडक्शन होगा। यहां पे ये क्या हो जाएगी, दिस विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेगी। पूरी की पूरी रॉड नेगेटिव चार्ज, नेगेटिवली चार्ज होगी। क्यों, क्योंकि जिंक आयन सॉल्यूशन में जा चुके होंगे। ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, क्यों, क्योंकि यहां पे क्या हो गया, जो सॉल्यूशन में कॉपर +2 आयंस थे वो रॉड के ऊपर आ गए हैं और आकर डिपॉजिट होना शुरू हो गए हैं। तो जैसे ही, ध्यान से सुनना, यहीं पे कल का लेक्चर मैंने एंड किया था। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन एनोड से आउट होगा तो ये पूरा सॉल्यूशन पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे ही यहां पे एंटर करेगा ये पूरा सॉल्यूशन नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब सॉल्यूशन में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेशन आ गया। चार्ज सेपरेशन आ गया तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल बोला जाता है। तो यहां पे हमने क्या किया, एक ब्रिज को रख दिया जिसे कहते हैं अपन सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है, टू कंप्लीट इंटरनल सर्किट। ये क्या करेगा, इंटरनल सर्किट कंप्लीट करेगा बाय मेंटेनिंग इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करते हुए ये क्या करेगा, इसके अंदर हमने एक ऐसी चीज भर दी जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे। मतलब इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भर दिया, KCl, KNO3 वगैरह वगैरह। एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट हमने यहां पर भर दिया जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे, मतलब जिसके आने से जाने से रिएक्शन पे फर्क ना पड़े। ये काम क्या करेगा, ये काम करेगा सिर्फ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करेगा। अब जैसे ही यहां से एक इलेक्ट्रॉन आउट हुआ तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास पॉजिटिव। तो यहां पर जैसे ही पॉजिटिव होगा, जैसे एक इलेक्ट्रॉन आउट हुआ तो ये पॉजिटिव, तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर हमारे पास एक Cl- निकल आएगा इसको न्यूट्रल करने के लिए। जैसे ही यहां पर इलेक्ट्रॉन पहुंचा तो ये नेगेटिव हो गया, तो यहां पर एक K+ आ जाएगा, कहां से, सॉल्ट ब्रिज से। तो K+, आप जरा ध्यान से देखो, नेगेटिव चार्ज इधर ट्रैवल कर रहा है तो इनर सर्किट में करंट किधर ट्रैवल करेगा, इनर सर्किट में करंट इधर ट्रैवल करेगा। तो नोट कीजिएगा, एनोड टू कैथोड करंट ट्रैवल करता है इनर सर्किट में, आउटर सर्किट में एंड कैथोड टू एनोड ट्रैवल करता है करंट। इजी बात है बिल्कुल। एक बार फिर से देख लीजिए, छोटी छोटी बातें हैं। यहां से जैसे ही, ये रिपीट करने की अगर जरूरत है तो मुझे बता दीजिए, जैसे ही यहां से एक इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा ये पूरा सॉल्यूशन पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि पहले न्यूट्रल था। जैसे ही पॉजिटिव हो जाएगा इमीडिएटली ही यहां से एक Cl- आएगा और इसे न्यूट्रल कर देगा। Cl- किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है, टू कंप्लीट इनर सर्किट, टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, टू प्रिवेंट, क्या प्रिवेंट करता है, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ये तीन चीजें हैं जो इस इलेक्ट्रोलाइट का काम है। समझ गए आप। तो सॉल्ट ब्रिज क्या काम करता है, इनर सर्किट को कंप्लीट कर देता है। यहां से क्या आ जाएगा, K+, तो ये भी न्यूट्रल हो जाएगा, तो इधर से इधर करंट फ्लो करेगा, यहां पे इधर से इधर फ्लो करेगा, इजी पीजी। तो ये सेल काम करना अब शुरू कर देगी। कब तक सेल काम करती रहेगी,
जब तक यहां पर जिंक है कॉन्सेंट्रेशन कॉपर की बढ़ ना जाए और यहाँ पे जिंक की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी और कॉपर की जब जीरो ना हो जाए या फिर KCl यहाँ पे खत्म ना हो जाए, तब तक सेल काम करती रहेगी। इसका मतलब ये हो गया कि एक सर्टेन लेवल तक ये सेल काम करेगी, EMF प्रोड्यूस करेगी। इसे कहते हैं गैल्वेनिक सेल। व्हाट डू वी कॉल दैट? गैल्वेनिक सेल। इसे कहा जाता है गैल्वेनिक सेल। एक बार दोनों के दोनों कमेंट सेक्शन में बताइए बच्चों, सारे के सारे बच्चे एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए कि बात बिल्कुल क्लियर है, मैं लॉजिकल चल रहा हूं। देखो यहां पर पूरे के पूरे इस डायग्राम में लॉजिक है और कुछ भी नहीं है। अगर आप लॉजिक लगाएंगे गलती कभी नहीं होगी, अगर इलॉजिकल जाएंगे तो अनशंट प्रॉब्लम्स होंगी। बताइए मुझे जल्दी से कि सर हमें बात बिल्कुल क्लियर है, सर हमें बात बिल्कुल। चलिए बहुत इजी है, यहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहां पे इलेक्ट्रोलाइट आके इसे न्यूट्रल कर देगा। यहां पे इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, यहां पे K+ जाके। तो सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है? सबसे पहले सॉल्ट ब्रिज के बारे में बात कर लेते हैं। व्हाट इज अ सॉल्ट ब्रिज? याद रखिएगा इन्वर्टेड, यहां पे ध्यान से देखना, इन्वर्टेड U ट्यूब, इन्वर्टेड U ट्यूब, U ट्यूब, inverted U tube, inverted U tube that contains an inert electrolyte, जो एक inert electrolyte that contains an inert electrolyte, एक inert electrolyte होता है इसके अंदर, electrolyte, ठीक है ना, इज कॉल्ड सॉल्ट ब्रिज। इसे ही सॉल्ट ब्रिज कहा जाता है। इसे ही क्या कहते हैं बच्चों? सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। सॉल्ट ब्रिज के काम क्या क्या है जरा एक बार देखिएगा। सबसे पहले ये क्या करता है? ये कंप्लीट्स इनर सर्किट। ये क्या करता है? कंप्लीट्स इनर सर्किट। इनर सर्किट को कंप्लीट करता है। इनर सर्किट, ये इनर सर्किट को क्या कर देता है? CUIT, इनर सर्किट को कंप्लीट करता है। दूसरा ये क्या कर देता है? इनर मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। ये क्या कर देता है? मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को भी मेंटेन करता है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को भी मेंटेन करता है। थर्ड पे आ जाइए, ये क्या करता है? प्रिवेंट करता है लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, ये लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को क्या कर देता है? खत्म कर देता है। मतलब लिक्विड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को खत्म कर देता है। तो ये रहा आप लोगों के सामने, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। दिस ट्यूब इज नथिंग बट, ये जो ट्यूब आपको यहां पर नजर आ रही है, ये जो ट्यूब आपको यहां पर नजर आ रही है बच्चों, ये जो ट्यूब है जो आपको यहां पर नजर आ रही है, दिस इज नथिंग बट, ये जो आपके सामने ट्यूब है, यही ट्यूब को कहा जाता है, ये ट्यूब यहां पर देखिएगा, दिस ट्यूब इज नथिंग, यही ट्यूब है जिसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? जिसको हम बोलेंगे, ये वो ट्यूब है जिसको हम बोलेंगे सॉल्ट ब्रिज। ये वो ट्यूब है जिसको हम बोलेंगे सॉल्ट ब्रिज। ये वो ट्यूब है जिसको हम बोलेंगे सॉल्ट ब्रिज। ये वो ट्यूब है जिसको हम बोलेंगे सॉल्ट ब्रिज। ये वो ट्यूब है जिसको हम बोल रहे हैं यहां पर सॉल्ट ब्रिज। आप देख पा रहे होंगे, ये वो ट्यूब है जिसको हम यहां पर सॉल्ट ब्रिज बोल रहे हैं। इसके अंदर आप KNO3, NaNO3, KCl वगैरह आप डाल सकते हो। यहां पर क्या हो जाता है? पोरस प्लग। पोरस प्लग मतलब यहां पर आप कॉटन लगा देते हो ताकि तभी कटायन या अनायन अंदर एंटर करे, तभी अनायन एनोड की तरफ क्या होगा? अनायन एंटर करेगा, कैथोड की तरफ कटायन एंटर करेगा। ये छोटी छोटी बात है जो आपने याद रखनी है। इजी पीजी है बिल्कुल। तो ये छोटी छोटी चीजें आपने जरूर याद रखनी है। तो दिस कंप्लीट्स द इनर सर्किट, ये इनर सर्किट को कंप्लीट कर देता है, तो इसे कहा जाता है सॉल्ट ब्रिज। चलिए सॉल्ट ब्रिज के बारे में जरा एक बार फटाफट से बात कर लेते हैं कि ये सॉल्ट ब्रिज बीमारी क्या होती है, ये बला क्या होती है। व्हाट इज दिस सॉल्ट ब्रिज? ये सॉल्ट ब्रिज होता क्या चीज है, तो इसके बारे में जरा एक एक बार पढ़ लेते हैं कि सॉल्ट ब्रिज एक्चुअल में क्या होता है बच्चों। सॉल्ट ब्रिज एक्चुअल में क्या होता है, देखिएगा यहां पर हमारे पास हमने क्या किया, इसके अंदर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स भरे जाते हैं, जैसे कि KCl, जैसे कि KNO3, जैसे कि NaNO3, NaNO3 एक्सेट्रा। ये यहां पर लिए जाते हैं, ये इनर्ट होते हैं, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं।
सेल रिएक्शन में ये पार्टिसिपेट नहीं करते। अगर आपको ये नजर नहीं आ रहा है तो इसे थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये एक ग्लास की यूट्यूब है, एक यूट्यूब टाइप होती है ये बच्चों, अ ग्लास यूट्यूब which is filled with a paste of electrolyte generally KCl। अगर पावर, और ये थोड़ा सा इसे हाईलाइट करना मैं यहाँ पे भूल गया हूं तो हाईलाइट कर दूंगा मैं इसे, तो ये आपको नजर आएगा। तो यहां पर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव कर जाते हैं, ये तो थोड़ा हाईलाइटेड है, तो चलिए ध्यान से देखिएगा। इलेक्ट्रोलाइट टू बी यूज्ड इन द सॉल्ट ब्रिज शुड बी सच दैट द स्पीड ऑफ कटायन मस्ट बी इक्वल टू स्पीड ऑफ अनायन। मतलब हमारे पास स्पीड ऑफ कटायन, कटायन की जो स्पीड है वो अनायन की स्पीड के क्या होनी चाहिए, एग्जैक्टली बराबर, तभी जाकर ये क्या होगा, न्यूट्रल होगा। कटायन की वेलोसिटी अनायन की वेलोसिटी के बराबर होनी चाहिए। नेक्स्ट की तरफ आ जाते हैं। स्पीड ऑफ कटायन स्पीड ऑफ अनायन के बराबर होती है। आयनिक मोबिलिटी ऑफ कटायन आयनिक मोबिलिटी ऑफ अनायन के बराबर होती है। ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कटायन ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ अनायन के बराबर होता है। अब ये समझिएगा ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होता है, कोई भी कटायन या अनायन फ्रैक्शन ऑफ चार्ज जितना कैरी करता है उसे कहते हैं उसका ट्रांसपोर्ट नंबर। द फ्रैक्शन ऑफ चार्ज कैरीड बाय वन टाइप ऑफ आयन इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स ट्रांसपोर्ट नंबर। तो याद रखिएगा ये तीनों बातें, इनमें से एक ले लो चलेगा, तीन चार चीजें आपको पता हो, ज्यादा पता होना जरूरी है, कम पता होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इफ एनी कंपार्टमेंट देयर आर सिल्वर आयंस और मर्क्यूरस आयंस और मर्क्यूरिक आयंस और थैलियम प्लस आयंस, तो याद रखिएगा देन KCl शुड नॉट बी यूज्ड, KCl यूज नहीं करना है, अदरवाइज देयर विल बी प्रेसिपिटेशन ऑफ AgCl HgCl to TlCl at the mouth of the salt bridge and salt bridge will stop functioning। salt bridge क्या कर देगा, फंक्शन करना बंद कर देगा। एक बार फिर से सुनिए, salt bridge फंक्शन करना बंद कर देगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास, इस केस में इन दिस केस KNO3 NH4NO3 आर जनरली यूज्ड, ठीक है ना। याद रखिएगा बच्चों, टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम salt bridge completes the internal circuit of the cell as well as maintains electrical neutrality। next की तरफ मूव कर रहा हूं मैं। salt bridge also minimizes liquid liquid junction potential। ये चीजें बिल्कुल क्लियरली विजिबल हैं आपको। अगर कोई चीज क्लियरली विजिबल ना हो तो मुझे बताइएगा थोड़ा, क्योंकि कंटेंट ज्यादा है स्लाइड के ऊपर तो टाइपिंग थोड़ी छोटी करनी पड़ी है। जल्दी से देखिएगा, अगर आपको चाहिए कि फॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ाया जाए, कावेरी शर्मा जी ये जल्दी से बताइएगा फटाफट से। अभिनव आप सभी लोग बताएं कि ये बात बिल्कुल क्लियर है। इसका काम क्या होता है, जितना चार्ज कटायन कैरी करेगा उतना ही अनायन कैरी करना चाहिए, तभी सॉल्ट ब्रिज काम करेगा। दूसरा, इन केस ऑफ प्रेसिपिटेशन, अगर याद रखेगा AgCl HgCl to TlCl, उस केस में आप सॉल्ट ब्रिज यूज नहीं कर सकते जिसमें क्या हो, KCl वगैरह हो, ठीक है ना। और तीसरा याद रखेंगे, इजी पीजी है ना बिल्कुल। चलिए अब ये देखिएगा, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल के बारे में भी मैं बात कर चुका हूं। अब नेक्स्ट की तरफ आ जाते हैं, व्हाट इज लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। आप में से कई बच्चों को यह पता चल रहा होगा कि लिक्विड लिक्विड, याद रखिएगा whenever two liquids of cathode and anodic compartments are brought in contact, there will be the generation of electrical double layer, due to which potential difference will be generated, which is called liquid liquid junction potential, which opposes the EMF of the cell। potential difference को कम कर देगा। तो ध्यान से देखिएगा, जब दो लिक्विड्स को आपने सेपरेट किया है, तो दो लिक्विड हैं आपके सामने, आपने दो लिक्विड को क्या कर दिया है बच्चे, सेपरेट कर दिया है। इन दोनों लिक्विड्स को आपने सेपरेट कर दिया है, तो लिक्विड लिक्विड के बीच में भी क्या हो जाएगा, जंक्शन पे पोटेंशियल आ जाएगा, जो आपको यहां पर ये नजर आ रहा है। लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल जो आपको यहां पर ये नजर आ रहा है पॉजिटिव से, ध्यान से देखिएगा, ये क्योंकि एनोड है तो एनोड पे रॉड तो नेगेटिव हो जाएगी, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और यहाँ पे ये पॉजिटिव हो जाएगी, ये पॉजिटिव है तो ये वाला क्या हो जाएगा हमारे पास, नेगेटिव हो जाएगा। तो इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। इस पोटेंशियल डिफरेंस को खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनका जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा।
इसके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को कैसे न्यूट्रलाइज करेंगे? बाय प्रोवाइडिंग इन्वर्टेड यू ट्यूब विच इज कॉल्ड सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज क्या करेगा? जब यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो एक आयन इधर भेज देगा, इसे न्यूट्रल कर देगा। जब यहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो एक कटायन इधर भेज देगा, इसको न्यूट्रल कर देगा। इसका मतलब सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है? ये प्रोवाइड करता है कटायन एंड अनायन। इजी पेजी है बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब बात करेंगे हम लोग गैल्वेनिक सेल में। देखो गैल्वेनिक सेल में मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन तो कैसे फ्लो कर रहा है। इलेक्ट्रॉन इन कहां पे है? कैथोड के ऊपर। जहां पे रिडक्शन होता है, याद रखिएगा, जहां पे रिडक्शन होता है उसे ही कैथोड कहते हैं। जहां पे रिडक्शन होता है उसे ही क्या कहते हैं? कैथोड कहते हैं। जहां पे ऑक्सीडेशन होता है उसे ही एनोड कहते हैं। ऑक्सीडेशन को ही क्या कहा जाता है? एनोड कहा जाता है। तो याद रखिएगा, एनोड मतलब ऑक्सीडेशन, कैथोड मतलब रिडक्शन। ये बात दिमाग में डालिए। तो इलेक्ट्रॉन यहां से आउट हो रहा है और इलेक्ट्रॉन यहां पे इन हो रहा है, तो क्या होगा हमारे पास? बच्चों याद रखिएगा, यहां पर ईएमएफ यानी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस। उस पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे आप काउंट करोगे? पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा विच इज कॉल्ड ई सेल, जिसको क्या बोलते हो? पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल को किससे डिनोट करते हैं? जैसे इंजीनियर को ई आर से, डॉक्टर को डी आर से, वैसे इसे ई सेल से डिनोट किया जाता है। ये सिर्फ नोटेशन है, इसका और कोई मतलब नहीं है। तो याद रखिएगा, एनोड से इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे? अगर मैं यहां पर एनोड ले रहा हूं, अगर मैं यहां पर एनोड ले रहा हूं, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किधर होगा? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एनोड से किधर होगा? कैथोड की तरफ होगा। एनोड से किधर होगा? कैथोड की तरफ। ये कहां पे? आउटर सर्किट में। ये कहां पे होगा बच्चे? आउटर सर्किट में, जहां पे आपने वोल्टामीटर लगाया है। आउटर CIRCUIT, आउटर सर्किट में। इनर सर्किट में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ऐसे ट्रैवल करेंगे, कैथोड टू एनोड ट्रैवल करेंगे। ये किस में आ जाएगा? इनर सर्किट में, यानी सॉल्ट ब्रिज की वजह से इनर सर्किट में ऐसे आ जाता है। इनर सर्किट में ऐसे आ जाता है। इनर सर्किट में ऐसे आ जाता है। तो नोट कर लीजिएगा, इनर सर्किट में ऐसे आ जाता है। ये छोटी छोटी बातें जो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे। अब कोई भी, अब कैथोड पे हमारे पास क्या हो रही है? रिएक्शन। एनोड पे हमारे पास क्या रिएक्शन हो रही है? ये हम पढ़ चुके हैं। अब जरा ध्यान से देखो, कैथोड पे हमारे पास, एनोड पे हमारे पास कौन सी रिएक्शन हुई? जल्दी से बताइए। एनोड। एनोड पे हमारे पास क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है? जिंक चेंजिंग इनटू Zn+2 इलेक्ट्रॉन। ध्यान से देखिएगा, बताइए मुझे ये बात क्लियर है कि नहीं? एक बार कमेंट सेक्शन में लिखिए। कैथोड पे हमारे पास क्या हो जाएगा? कैथोड पे हमारे पास रिडक्शन हो जाएगा बेटा। कैथोड पे रिडक्शन कैसे होगा? कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन विल चेंज इनटू कॉपर। ये कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कैथोड पे हमारे पास रिडक्शन होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। अब याद रखना है, सबसे पहले जब भी कभी आपको ये देखने को मिलेगा तो याद रखना है, सबसे पहली चीज जो आपके दिमाग में आनी चाहिए सेल नोटेशन में, सबसे पहली चीज जो आपके दिमाग में आनी चाहिए क्या? कि फेजेस आर सेपरेटेड। फेज को, फेजेस आर सेपरेटेड, फेजेस का मतलब लिक्विड सॉलिड, आर सेपरेटेड बाय हाइफन और सेमीकोलन। सेमीकोलन से सेपरेट कर देते हैं। यानी यहां पर देखिएगा, ये जो हाइफन लगा हुआ है, ये जो स्लैश लगा हुआ है, तो याद रखना है ये क्या है? ये बता रहा है कि सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, ये बता रहा है लिक्विड से सॉलिड बन रहा है। याद रखना है ये बात। दूसरी बात याद रखना है, यहां पर हमारे पास आप क्या ले लेंगे? लोन ले लेंगे। क्या ले लेंगे? लोन ले लेंगे। लोन का मतलब पता है ना? बताइए जल्दी से अग्रवाल। लोन का मतलब मालूम है ना क्या होता है? हम क्या करेंगे? लोन ले लेंगे बेटा। क्या ले लेंगे? लोन ले लेंगे। क्या ले लेंगे? लोन लेंगे। लोन का मतलब क्या होता है? मैं आपको लोन का मतलब बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। लोन का मतलब क्या है बेटा? लोन का मतलब है, लोन का मतलब लेफ्ट पे हमेशा, लोन का मतलब ये क्या आ जाएगा हमारे पास? लेफ्ट। यहां पर क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। इसे क्या बोलेंगे? हमेशा एनोड बोलेंगे। और ये हमेशा क्या होगा? गैल्वेनिक सेल में नेगेटिव होगा। तो याद रखिएगा, लोन का मतलब है लेफ्ट, एनोड, ऑक्सीडेशन एंड नेगेटिव। अगर हम बात करेंगे कैथोड की, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? राइट। ठीक है ना? यहां पे क्या होगा? रिडक्शन होगा। तो राइट पे क्या आ जाएगा हमारे पास? रिडक्शन आ जाएगा। और ये क्या होगा? दिस विल बी कैथोड
और ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो हमारे पास RrCp हो जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा, इसे क्या बोलोगे, RrCp, राइट। क्या आ जाएगा हमारे पास, रिडक्शन, इसके बाद कैथोड और पॉजिटिव होगा। तो RrCp याद रखिएगा आप लोग, या फिर लोन याद रखिएगा। राइट पे हमेशा क्या रखना है, कैथोड को रखना है। ये सीबीएसई की कन्वेंशन नहीं है, ये IUPAC की कन्वेंशन है कि एनोड को हमेशा लेफ्ट पे ही रखना है। तो यहां पर देखो जरा एक बार, ये हमारे पास क्या आ गया, दिस इज एनोड। नजर आ रहा है कि नहीं प्रवीण बाबू, ध्यान से देखिएगा। ये डंडा क्या बता रहा है, फटाफट से बताओ। दिस हाइफन और दिस स्लैश इज शोइंग फेज डिफरेंस, मतलब लेफ्ट वाला रिएक्टेंट और राइट वाला प्रोडक्ट है। लेफ्ट वाला रिएक्टेंट है, राइट वाला प्रोडक्ट है। अगर मैंने यहां पर क्या बोला है, ध्यान से देखिएगा, अगर मैंने यहां पर क्या बोला है, मेरे पास हाथी किसमें कन्वर्ट हो गया बच्चे, बंदर में कन्वर्ट हो गया। अगर मेरे पास रिएक्शन में हाथी बंदर में कन्वर्ट हो जाए तो इसे लिखेंगे कैसे, इसे डिनोट कैसे करेंगे, हाथी को बंदर से। यहां पे लिखेंगे हाथी, हाथी के साथ यहां पे आ जाएगा स्लैश और यहां पे लिख देंगे बंदर। मतलब समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो, अपनी जल्दी से बोलिएगा। थोड़ा सा फैमिली फीलिंग मतलब थोड़ी क्लोज दोस्तों वाली फीलिंग आई होगी, फैमिली फीलिंग तो थोड़ा गलत हो जाएगा बोलना, हो सकता है। तो यस, लॉस लेफ्ट, ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, बिल्कुल सही बात है। लेफ्ट पे लॉस होता है, ऑब्वियस सी बात है। ऑक्सीडेशन हो रहा है तो लॉस होना ही है, तो लॉस लिखने की जरूरत नहीं है, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव। राइट, राइट पे क्या हो जाएगा, रिडक्शन कैथोड पॉजिटिव। तो ये बात आपने जरूर याद रखनी है। चलिएगा अब जल्दी से ये वाली चीज देख रहे हो बेटा, ये देख रहा है ना विनोद, यहां पर देखिएगा, देख रहे हो ना, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज वेरी वेरी सिंपल। तो इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। तो याद रखना है, एक्टिव इलेक्ट्रोलाइट ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, इसे क्या बोलेंगे, OHR, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। यहां पे एक्टिव इलेक्ट्रोलाइट है और रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, दोनों मिले तो क्या हो जाएगा हमारे पास, नेट रिएक्शन आ जाएगी। दोनों मिलेंगे तो नेट रिएक्शन आ जाएगी। बिल्कुल चिंदी बातें हैं ये, प्रैक्टिस इसकी करेंगे। चलिए जरा कुछ सेल रिएक्शंस आप मुझे लिखकर बताएं, कुछ सेल रिएक्शंस आप मुझे लिखकर बताएं। इस सेल को कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए। अगर मेरे पास क्या आ जाए बच्चों, इस सेल को कैसे लिखेंगे, ये सेल मुझे लिख के बताइए ताकि मैं सेल EMF आपको फिर निकाल के दिखाऊं। तो सेल EMF मैं आप लोगों को निकाल के दिखाऊंगा, सेल EMF मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा, वो आप छोड़ दीजिएगा। आप तो बस क्या करें, जस्ट अ सेकेंड, यहां पर देखिएगा, यहां पर अब जल्दी से आप फटाफट से देख लें। ये रहा आप लोगों के लिए। आप यहां पर अगर मैं आपको कुछ लिख के दे रहा हूं, हाँ जी, चलिए यहां पर ये इनर बोर्ड है। अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि मेरे पास क्या है, कॉपर प्लस सिल्वर, कॉपर प्लस सिल्वर +2, सिल्वर +1, मिलके क्या बना दे रहा है, मिलके बना दे रहा है कॉपर +2 और प्लस यहां पे क्या आ जा रहा है, 2 सिल्वर। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे हम लोग, देखो कॉपर क्या है हमारे पास, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, एनोड है, तो कॉपर को लिखेंगे Cu to Cu2+। ये आ गया हमारे पास एनोड। एनोड के सामने नीचे उसकी कॉन्सेंट्रेशन लिख देंगे जो भी दी गई है। अगर कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे कॉपर की C1 है तो C1 लिख देंगे, सिंपल। आगे बढ़ जाते हैं, ये आ गया हमारे पास सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज के साथ यहां पर क्या आ जाएगा, सिल्वर प्लस, 2 नहीं लिखेंगे यहां पे, और क्या आ जाएगा हमारे पास, सिल्वर आ जाएगा। इसकी कॉन्सेंट्रेशन C2 है तो C2 लिख देते हैं, इसकी कॉन्सेंट्रेशन C2 है तो C2 लिख देते हैं। अब बीच में आप क्या करोगे, सॉल्ट ब्रिज के ऊपर अगर हो सके तो आप यहां पर इलेक्ट्रोलाइट जरूर मेंशन कर दें। तो ये हमारे पास हमें पता चल गया दिस इज एनोड, ये हमें पता चल गया एनोड है, ये हमें पता चल गया कैथोड है, दिस इज कैथोड, और ये हमें पता चल गया दिस इज सॉल्ट ब्रिज। हमें एनोड, कैथोड और सॉल्ट ब्रिज के बारे में क्लियर आइडिया हो गया है। कैथोड, एनोड एंड सॉल्ट ब्रिज के बारे में
बताइए जरा एक बार कैथोड और एनोड के बारे में। यस यस यस, कैथोड और एनोड के बारे में एक बार आप मुझे आइडिया दीजिए। क्लियर है बिल्कुल? कैथोड कैसे लिखते हैं, एनोड कैसे लिखते हैं, समझ में आ गया? दिस इज सेल नोटेशन। सेल नोटेशन में याद रखना है, एनोड शुड बी रिटन ऑन लेफ्ट हैंड साइड, कैथोड शुड बी रिटन ऑन राइट हैंड साइड, concentration of all ions should be mentioned in front of the ions in a bracket। आगे salt bridge is denoted by two parallel lines placed between cathode and anode। इजी पीजी बातें हैं, लेमन स्क्विजी बातें, बिल्कुल देखो 100% क्लियर होनी चाहिए। तो यहां पे याद रखना है हमारे पास, मैं एक बार लिख दे रहा हूं आपके सामने, एनोड को कहां पे लिखेंगे? LHS पे, IUPAC के अकॉर्डिंग, IUPAC IUPAC कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। कैथोड को कहां पे लिखेंगे? कैथोड को लिखेंगे RHS में, एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड में, सॉरी राइट हैंड साइड में। यहां पे सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज मिडल में आ जाएगा, सॉल्ट ब्रिज किस में आ जाएगा? मिडल में आ जाएगा। और याद रखना है यहां पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच आयन, कोई भी आयन हो, ईच आयन मस्ट बी मेंशन्ड, मस्ट बी मेंशन्ड, mentioned in front of the ion, in front of the ion, in front of the ion। concentration को in front of the ion में ही मेंशन करेंगे। लास्ट में याद रखिएगा यहां पर, ये बहुत सिंपल सा केस है, इसमें कोई दूर दूर तक कोई डाउट वाली चीज नहीं है। सॉल्ट ब्रिज को आप मेंशन कर चुके हैं। कॉन्सेंट्रेशन, एक चीज और भी, ई सेल याद रखना है, इज रिटन, ये लिख लीजिएगा आपके काम आएगा, इज रिटन ऑन एक्सट्रीम RHS, राइट हैंड साइड पे। यहां पे क्या लिख देंगे? ई सेल लिख देंगे, यहां पे ई सेल या ई नोट सेल लिख देंगे। तो ये बात याद रखनी है, एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पे ई सेल लिखा जाता है। ये नोटेशन है, ये IUPAC के अकॉर्डिंग है, इसे आप चेंज नहीं कर सकते। कभी आप सोचेंगे इसे चेंज कर देना है, नहीं। कई बार क्या होगा, कैथोड की जगह एनोड लिख के देंगे, रॉन्ग प्रेजेंटेशन देंगे आपको, ताकि आपको फंसाया जा सके। उस कंडीशन में आपने पहचानना है चीजों को और आगे बढ़ना है। चलिएगा नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे। इजी पीजी लेमन स्क्विजी, अब जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम बात करेंगे EMF ऑफ द सेल। EMF ऑफ द सेल के बारे में बात करेंगे। ध्यान से देखो, यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा? हमारे पास दैट फोर्स, the force which is responsible PONSIBLE, responsible for the movement of electron, for the movement of electron in outer circuit, is called cell EMF। ये क्या हो जाता है हमारे पास? E सेल। इसे किससे डिनोट किया जाता है? E सेल से डिनोट करते हैं। इज इक्वल टू क्या आ जाता है हमारे पास? दिस इज, ये हमारे पास क्या आ जाता है? पुल बाय कैथोड। ध्यान से देखिएगा, पुल बाय कैथोड प्लस पुश बाय एनोड, पुश बाय एनोड, पुश बाय एनोड, पुश बाय एनोड। तो याद रखिएगा, अगर पुश को आप माइनस लगा देंगे तो पुल हो जाएगा। तो यहां पर अगर पुल के सामने आप माइनस लगा देंगे तो पुश हो जाएगा। तो अगर मुझे इस पुश को पुल लिखना हो तो मैं क्या कर सकता हूं? माइनस लगा के डायरेक्शन चेंज कर सकता हूं। तो ये छोटी बात है जो आपको याद रखनी है। मतलब एनोड क्या कर रहा है? एनोड इलेक्ट्रॉन्स को पुश कर रहा है बाहर के सर्किट में, और कैथोड क्या कर रहा है? पुल कर रहा है। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? F1 प्लस F2। तो अगर हमने अभी तक स्विच को क्या रखा है? जस्ट क्लोज किया है, तो जैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू कर रहे हैं तो उस पहले मोमेंट पे t=0 टाइम पे जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी सेल EMF। तो EMF ऑफ सेल क्या आ जाएगा बच्चों? याद रखिएगा। एक बात और ध्यान दें आप लोग, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस at 25 डिग्री सेल्सियस 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन, इट इज कॉल्ड E0 सेल। इसे क्या बोलते हैं? E0 सेल।
स्टैंडर्ड, STANDARD, स्टैंडर्ड क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो याद रखिएगा स्टैंडर्ड EMF, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलेंगे इसे। तो EMF का मतलब स्टैंडर्ड EMF क्या हो जाता है, नॉट लग जाता है। ये नॉट कब लगता है, जब ये कंडीशन होती है तो नॉट लगा देते हैं, इसे कहते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन में अब जरा ध्यान से देखो, अगर हमें एक सेल दी गई है, अगर हमें एक सेल दी गई हो तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए तीन तरीके हैं ई सेल को लिखने के। याद रखिएगा तीन तरीके कौन कौन से हैं, ई सेल को लिखने के तीन तरीके आपको नजर आ रहे हैं। पहला तरीका कौन सा है ई सेल को लिखने का, ऑक्सीडेशन ऑफ एनोड। ध्यान से देखिएगा क्या लिखेंगे इसे, ऑक्सीडेशन ऑफ एनोड, ऑक्सीडेशन ऑफ एनोड। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, जहां पे जो हो रहा है उसको पॉजिटिव लिखेंगे। अगर कहीं पे एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, अगर मैं रिडक्शन लिखूंगा तो नेगेटिव लग जाएगा, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हमारे पास एनोड अगर आपने लेना है तो माइनस लगा दो पहले, ये बात याद रखिएगा। देखो कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन पॉजिटिव, यहां पे रिडक्शन होता है तो पॉजिटिव, यहां पे ऑक्सीडेशन होता है तो पॉजिटिव वैल्यू लेके चलनी है भाई। इसमें इसकी ई की वैल्यू, ये पॉजिटिव नेगेटिव आप समझ रहे हैं ना, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, -3 -4, तो यहां पे -3 रख देंगे, यहां पे -4 रख देंगे, समझ गए ना। लेकिन अगर ये इसके सामने माइनस प्लस नहीं आएगा, अगर मैंने क्या किया, अगर मुझे स्टैंडर्ड याद रखिएगा IUPAC के अकॉर्डिंग लिखना हो, अगर मुझे IUPAC के अकॉर्डिंग लिखना हो तो IUPAC के अकॉर्डिंग हमेशा क्या हो जाएगा, E राइट माइनस E लेफ्ट, और ये क्या लिखा जाता है, दिस इज रिडक्शन पोटेंशियल। हमेशा क्या लिखा जाता है, रिडक्शन पोटेंशियल। तो जब भी कभी कोई पोटेंशियल आपको दिया गया हो, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, तो आंखें बंद करके आप क्या बोल दोगे, रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है, अनलेस स्पेसिफिकली मेंशनड, अगर कुछ भी मेंशन ना हो तो रिडक्शन लेके चलेंगे, अदरवाइज तो दिया ही गया होगा। रिडक्शन दिया है तो रिडक्शन लो, ऑक्सीडेशन दिया है तो ऑक्सीडेशन लो, कुछ ना दिया हो तो सिर्फ दे दे कि EMF ऑफ द सेल इज 5 वोल्ट। अब ये रिडक्शन है कि ऑक्सीडेशन है बताना पड़ेगा, तो उस कंडीशन में प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको EMF ऑफ इलेक्ट्रोड इज 3 वोल्ट, 0.3 वोल्ट इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर, तो आप क्या लेके चलोगे, रिडक्शन पोटेंशियल। अगर आपको बोल दिया जाए EMF ऑफ जिंक इज -0.76, तो आप क्या करोगे, आप उसे रिडक्शन पोटेंशियल लेके चलोगे। कुछ भी नहीं दिया तो रिडक्शन लेके चलिएगा। नेक्स्ट पे आ जाइए, अब ध्यान से देख लो, हमारे पास ई सेल हमारे पास क्या आ जाएगा, E0 सेल, मतलब स्टैंडर्ड EMF इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, E ऑक्सीडेशन, ध्यान से देखिएगा, E रिडक्शन ऑफ कैथोड प्लस E ऑक्सीडेशन ऑफ एनोड, मतलब जो जहां पर हो रहा है उसे वैसा ही ले रहे हैं, तो दोनों के दोनों में यहां पर कोई शुरुआत में नेगेटिव साइन नहीं आएगा। तो क्या कर दोगे, E कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, तो रिडक्शन लिया है तो पॉजिटिव ही लिखेंगे। यहां पे वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, ये जो यहां पर हम रिप्रेजेंटेशन है ये पॉजिटिव लिखेंगे। ई ऑक्सीडेशन एनोड, एनोड के लिए ऑक्सीडेशन ही होता है तो पॉजिटिव लिखेंगे। सपोज मुझे कैथोड का, यहां पे देखिएगा, सपोज मुझे कैथोड पे ऑक्सीडेशन लिखना है तो क्या लिख दूंगा, ई ऑक्सीडेशन ऑफ एनोड माइनस ई ऑक्सीडेशन ऑफ कैथोड, समझ गए होंगे आप। अगर मुझे रिडक्शन लिखना है तो E0 सेल मेरे पास क्या आ जाएगा, ई रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस ई रिडक्शन ऑफ एनोड, समझ गए ना। देखो एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है तो इसलिए माइनस लगा दिया, रिडक्शन लिखने से पहले माइनस लगा दोगे। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए है बच्चों, ऐसा इसलिए है, याद रखिएगा, ई ऑक्सीडेशन इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस ई रिडक्शन। अब आप समझ गए होंगे, ये हमेशा याद रखना है, ऑक्सीडेशन की जितनी टेंडेंसी है अपोजिट कर दोगे रिडक्शन का आ जाएगा। तो यहां पर देखिएगा, मतलब अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमारे पास 5 वोल्ट है तो रिडक्शन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, -5 वोल्ट हो जाएगा। सिंपल सा फंडा है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन की डायरेक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की अपोजिट होती है। बताओ जरा एक बार ये बातें समझ में आई कि नहीं, अभी बिल्कुल बेसिक पे काम कर रहे हैं फटाफट से। अभी मुझे कुछ लिखना है यहां पर, उससे पहले आपसे पूछना है कि ये तीनों बातें बिल्कुल क्लियर हैं कि नहीं क्लियर है। 3 ही तरीके हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को लिखने के, कोई चौथा तरीका यहां पर मिलेगा नहीं। ओनली 3 मेथड्स टू राइट, क्या लिखने के लिए 3 मेथड्स हैं हमारे पास।
जी, दोनों को बिल्कुल क्लियर, कावेरी को भी क्लियर है। देखो एक बात याद रखना कावेरी, यहां पे है ना, प्रवीण आप भी याद रखिएगा, ये चीज आपके लिए भी है कि जो हमारे पास ईएमएफ होता है, जो हमारे पास सेल ईएमएफ होता है, ईएमएफ हमारे पास क्या होता है, इट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये क्या होते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। मतलब आप इसे डायरेक्ट जोड़ नहीं सकते हैं, आप इसे डायरेक्ट जोड़ नहीं सकते हैं। मतलब ई जो हमारे पास सेल होती है वो क्या होती है, ये जो हमारे पास ईएमएफ होता है ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी, आप इसे डायरेक्टली जोड़ नहीं सकते हैं। मतलब अगर हमारे पास सिल्वर का कितना है, ईएमएफ एक्स है, तो अगर उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी एक्स ही रहेगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी एक्स ही रहेगा। मैं आपको इसे करके बता देता हूं ताकि आप लोगों के दिमाग में कम से कम ये सारी चीजें अच्छे से इम्प्रिंट हो जाएं, अच्छे से इम्प्रिंट हो जाएं। यहां पर देखिएगा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि जो हमारे पास ईएमएफ होता है, ये जो हमारे पास ईएमएफ है, दिस इज इंटेंसिव। ये हमारे पास क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये शेप पे, साइज पे, मास पे डिपेंड नहीं करती, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब ये हो गया कि अगर मेरे पास कॉपर प्लस टू इलेक्ट्रॉन और यहां पर क्या है कॉपर, इसके लिए मेरे पास क्या है, ई रिडक्शन, ई नॉट रिडक्शन कितना है, प्लस 0.34 वोल्ट। तो याद रखिएगा यहां पर अगर मैं क्या कर दूंगा, यहां पर 5 कॉपर प्लस 2 प्लस क्या कर दूंगा 10 इलेक्ट्रॉन्स लेकर चलूं और यहां पे क्या बना दूं, 5 कॉपर बना दूं, तो इसके लिए भी ई नॉट रिडक्शन कितना रहेगा, 0 प्लस 0.34 वोल्ट ही रहेगा। मतलब ये मल्टीप्लाई डिवाइड से चेंज नहीं होता, इसे आप डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते हैं। फ्री एनर्जी एक्सटेंसिव होती है तो उसे ऐड कर सकते हैं। तो ये बात याद रखिएगा, इन दोनों रिएक्शन में ईएमएफ सेम है लेकिन फ्री एनर्जी चेंज अलग अलग है। एनर्जी चेंज दोनों में अलग अलग है क्योंकि यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं तो ऑब्वियसली एनर्जी चेंज अलग होगा, यहां पे एंथैल्पी चेंज अलग होगा, लेकिन दोनों में ईएमएफ का चेंज एग्जैक्टली बराबर होगा। ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। ये बात समझ में आ गई हो तो मुझे एक बार जल्दी से बताइएगा कि सर जी ईएमएफ तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, मतलब आप इसे डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। अगर आपने रिएक्शन को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दिया है तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ईएमएफ उतना ही रहने वाला है। क्लियर है बात बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगर हमें एक रिएक्शन दी गई है, चलिए यहां पर हमें रिएक्शन दी गई है, ये इसकी ईएमएफ, यहां पे इसका ईएमएफ आपने निकालना है। जल्दी से ईएमएफ निकाल के आप मुझे बताएंगे। ये हमारे पास एनोड है, मैं आपको एनोड दे रहा हूं, यहां पे आपको कैथोड दे रहा हूं, यहां पे आपको कैथोड दिया गया है, यहां पे आपको कैथोड दिया गया है। आपने ई नॉट सेल निकाल के बताना है मुझे क्या होगा, ई नॉट सेल निकाल के बताना है क्या होगा। ठीक है, तो चलिए आप लिखते जाएंगे तो इसलिए बिल्कुल अटेंटिव रहिएगा। यहां पर मैंने एनोड दिया गया है मुझे mg, एनोड मुझे दिया गया है mg2 + 2 mg, इसके लिए दिया गया है माइनस, ये प्लस में सॉरी माइनस में दिया गया है, एनोड पे हमारे पास माइनस में दिया गया है, क्या दिया गया, -1.7, कितना दिया गया है, सपोज ये दिया गया -1.7 वोल्ट। हमें कैथोड दिया गया है कॉपर +2 टू कॉपर, इसके लिए दिया गया है +0.34 वोल्ट। आपने ई सेल बताना है क्या होगा। दूसरा हमें बी में दिया गया है, बी में यहां पर हमें दिया गया है लिथियम प्लस से लिथियम जा रहे हैं, इसमें दिया गया -3.4 वोल्ट। यहां पर हमें क्या दिया गया है, जिंक दिया गया है Zn+2 टू Zn, ये दिया गया -0.76 वोल्ट। अब आपने बताना है ई सेल क्या होगा, निकाल के बताओ जल्दी से ई सेल क्या हो जाएगा। अगर आपको समझ में आ गया है तीसरे पे आ जाइए। यहां पर हमें दिया गया है Fe चेंजिंग इनटू Fe3+, ये कितना दिया गया है हमें 0+0.77, और यहां पर हमें दिया गया है मर्क्यूरी के लिए Hg2+ से Hg, ये बन रहा है +0.80 वोल्ट। तो आपने बताना है ई सेल कितना होगा, ई सेल बताना है कितना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाते हैं डी में। यहां पर हमें दिया गया है ई एच, किसका दिया गया है H+2H,
यहां पर हमें दिया गया है H+ से H2 में जा रहा है, इसमें दिया गया है 0.00। यहां पर हमें दिया गया है कॉपर +2, ध्यान से देखिएगा, कॉपर +2 से कॉपर में जा रहा है और इसका दिया गया है +0.34 वोल्ट। तो ई सेल बताना है, तो आप मुझे बताइएगा ई सेल निकाल के जल्दी से। फर्स्ट वाले का कितना आया, सेकंड वाले का कितना आया, थर्ड वाले का कितना आया। तुक्का मारना नहीं है बच्चों, अगर समझ में आ जाए तो मुझे बताना जरूर है। तो ये रहा आप लोगों के सामने, फटाफट से आप मुझे बताएंगे जल्दी से। देखते हैं कितने बच्चे आप में से फर्स्ट का क्या आंसर आया आपके सामने। पहले का आंसर क्या है, ए का आ गया हमारे पास, फर्स्ट का 2.04 वोल्ट। देख लेते हैं फर्स्ट का 2.04 वोल्ट है क्या। चलिए, तो ई सेल हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा ई ऑक्सीडेशन ऑफ एनोड, एनोड का हमें ऑक्सीडेशन लेना है, प्लस ई रिडक्शन ऑफ कैथोड, यही करेंगे। तो ऑक्सीडेशन लोगे, इसे तो ये रिडक्शन दिया हुआ है देखो, तो ऑक्सीडेशन लिखेंगे तो ये आ जाएगा +1.7, और यहां पे ये रिडक्शन ही दिया हुआ है 0.34 वोल्ट। तो ये जोड़ा हमने तो कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया 2.04 वोल्ट। बिल्कुल सही जवाब। दूसरे में आ जाइए, दूसरे में भी ऐसे ही करेंगे, ये आ जाएगा 3.4 - 7.76, तो ये आ जाएगा मेरे पास +2 पॉइंट समथिंग। कितना आ रहा है बच्चों, ये दूसरे का क्या आंसर आया है, बी का 2.64। चलिए, बी का आ जाएगा 2.64, क्योंकि इसे अपोजिट करके लिखेंगे, रिडक्शन दिया है ऑक्सीडेशन लिखेंगे, ये तो रिडक्शन ही दिया है तो टेंशन ही नहीं लेनी। नेक्स्ट में आ जाइए, थर्ड में हमारे पास ये ऑक्सीडेशन ही दिया है, ये रिडक्शन ही दिया है, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा 1.57 वोल्ट। ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1.57 वोल्ट। नेक्स्ट में आ जाइए, इसमें देखो, ये हमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन कुछ भी ले लो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, जीरो ही है। यहां पर कितना है 0.34, तो ये आ जाएगा 0.34 वोल्ट। समझ गए, तो इजी पीजी लास्ट वाले का 0.34। तो बहुत आसान है, जोड़ना घटाना है, सिंपल सिंपल, कोई दूर दूर तक परेशानी नहीं है। चलिए, इसमें बताइए जरा मुझे एक बार, ये रहा आपके लिए एक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, ABCD में से आंसर देना है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स फॉर द गिवन रिएक्शन। दी गई रिएक्शन के लिए करेक्ट स्टेटमेंट बताइए क्या हो जाएगा। यस, हो गया बच्चों, फटाफट से ABCD में से कोई भी आंसर दीजिए जल्दी से। A होगा, B होगा, C होगा या D होगा। आप सोचिए, समझिए, फिर बताइए कि इसमें हमारे पास क्या आंसर आएगा। यस यस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द गिवन रिएक्शन, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट स्टेटमेंट बताइएगा, देख लेते हैं। अभी तक किसी ने जवाब नहीं दिया है, जवाब दीजिए बच्चों। वेटिंग वेटिंग वेटिंग, एक दुनिया मुंतजिर है, तो फटाफट से आपने जवाब दे देना है इसका क्या होगा। देख लेते हैं जी, इसका क्या जवाब आ जाएगा। डी, प्रवीण ने बोला है डी, कावेरी ने बोला है ए। ध्यान से देखो, रिएक्शन एट कैथोड, कैथोड पे रिएक्शन ऑक्सीडेशन थोड़ा होती है। ये तो हमें ऑक्सीडेशन दे रखा है ना बच्चे, ये तो हमें ऑक्सीडेशन दे रखा है, दिस इज ऑक्सीडेशन, ये हमें पता है ऑक्सीडेशन है। कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे होता है रिडक्शन, कैथोड पे तो रिडक्शन होता है, ये ऑक्सीडेशन है तो ये गलत हो गया। दूसरे में ई सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस बराबर दिस, नेवर, दिस इज नॉट पॉसिबल, अलग अलग स्पीशीज हैं, अलग अलग होगा। नेक्स्ट में आ जाइए, और ई सेल के बराबर तो कैसे हो जाएगा, जुड़ के घट के आएगा ना। नेक्स्ट पे आ जाओ, हमारे पास यहां पर देखो Ag प्लस से Ag, ये क्या हो गया हमारे पास, दिस इज, ये एनोड की जगह लिखा और रिडक्शन लिखा है, यहां भी रिडक्शन लिखा है, दोनों गलत हो गए। ये रिप्रेजेंटेशन भी गलत है, क्योंकि एक जगह तो ऑक्सीडेशन लिखना है ना, तो यहां पे ऑक्सीडेशन एक्चुअल में क्या होनी चाहिए थी, एक्चुअल में होनी चाहिए थी कॉपर चेंजिंग इनटू कॉपर +2, सॉल्ट ब्रेस सिल्वर चेंजिंग इनटू सिल्वर, याद रखिएगा ये होना चाहिए था सही।
तो ये भी गलत हो गया, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो आंसर आ जाएगा नन ऑफ द अबव। क्या आंसर आ जाएगा? नन ऑफ द अबव। देखो लॉजिकली चलना है, मैं जानबूझ के क्वेश्चंस आपको हो सकता है कई बार कंफ्यूज करने वाले दूं। इसमें बताइए ई सेल ऑफ द रिएक्शन जिंक प्लस कॉपर प्लस 2 चेंजिंग इनटू Zn प्लस 2 प्लस कॉपर। यहां पर हमें दिया हुआ है जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है, कॉपर का ऑक्सी रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है, तो ई सेल बताना है क्या होगा। व्हाट विल बी ई सेल फॉर यू? आप जल्दी से मुझे बता दीजिए ई सेल क्या हो जाएगा। यस बच्चों, ई सेल क्या हो जाएगा? योर टाइम हैज बिगन। मैं आपके कमेंट्स को चेक कर रहा हूं। लेट मी चेक योर कमेंट्स। फटाफट से देख लेते हैं जरा कौन कौन आप में से सही जवाब देने की कोशिश कर रहा है। जी कहां तक पहुंची आपकी बात? देख लेते हैं जी जरा एक बार आपकी बात कहां तक पहुंची है। सी, कावेरी ने भी सी बोला है, सी ही राइट आंसर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? ई सेल, ई नॉट सेल इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास ई नॉट किसके लिए? जिंक टू Zn प्लस 2 और प्लस ई नॉट कॉपर प्लस 2 टू कॉपर। ये ऑक्सीडेशन लेना है, ये रिडक्शन लेना है, दोनों को लेकर चलो। तो ये ऑक्सीडेशन लेना है, रिडक्शन दिया है, तो हमें ये दिया हुआ कितना है? रिडक्शन दिया हुआ है 0.76, तो ऑक्सीडेशन कितना हो जाएगा? प्लस 0.76, और ये तो रिडक्शन ही दे रखा है 0.34, दोनों को जोड़ दिया तो आ गया प्लस 1.10 वोल्ट। तो 1.10 वोल्ट आ जाएगा। सी इज द राइट आंसर। आसान है ना क्वेश्चंस? बिल्कुल। तो ये आपको याद रखने हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जब कभी इक्विलिब्रियम की जरूरत पड़ेगी तो थोड़ा बहुत डिफिकल्ट लगेगा, अदरवाइज ये चैप्टर बहुत आसान सा है। तो अब हम बात करेंगे गिव्स फ्री एनर्जी चेंज एंड ई सेल। थोड़ा सा आपको टिपिकली इसमें सोचना है, चीजों को समझना भी है। यहां पर देखिएगा, जब हमारे पास किसी के लिए, जब हम बात कर रहे हैं किसी भी सेल के लिए, तो किसी भी सेल के लिए क्या आ जाता है बच्चों? याद रखना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय इन गैल्वेनिक सेल्स। इन गैल्वेनिक सेल्स, यहां पे देखिएगा गैल्वेनिक सेल के लिए बात कर रहा हूं मैं, हमारे पास जगह कम पड़ेगी इसलिए। गैल्वेनिक सेल्स, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करते हैं? इज produced on the expense of free energy। फ्री एनर्जी की एक्सपेंस पे ये काम होता है। फ्री एनर्जी मतलब जी। तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाता है? डिक्रीज इन फ्री एनर्जी। नोट कीजिएगा, देखो ये बड़ी मजेदार टॉपिक है, इसमें जितना अच्छे से पढ़ लोगे अच्छा है। याद रखना है डिक्रीज इन फ्री एनर्जी इज इक्वल टू क्या आ जाता है? इलेक्ट्रिकल वर्क। ये किसके बराबर आ जाता है? इलेक्ट्रिकल वर्क। इलेक्ट्रिकल वर्क डिक्रीज इन फ्री एनर्जी मतलब माइनस डेल जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल वर्क क्या हो जाएगा? चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज कितना है हमारे पास? चार्ज हमारे पास है n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो किए हैं। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? एक मोल के ऊपर होता है फैराडे, 1 फैराडे। और E यहां पर कितना आ गया हमारे पास? ई सेल। तो नोट कीजिएगा माइनस डेल जी इज इक्वल टू आ जाता है NF ई सेल। तो ये बात आपने नोट कर लेनी है। स्टैंडर्ड में अगर बात कर जाएं तो, अगर हम स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी में बात करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास? यहां से ध्यान से देखिएगा,
जितना इलेक्ट्रिकल वर्क, अरे भाई अगर आप दौड़ोगे तो वर्क डन बाय यू इज इक्वल टू डिक्रीज इन योर एनर्जी, एज सिंपल एज दैट। अगर आप काम कर रहे हो तो आपकी एनर्जी जितनी डिक्रीज करेगी उतना ही तो वर्क डन करोगे मैक्सिमम, उससे ज्यादा तो नहीं कर सकते। तो कोई भी सेल अगर काम कर रही है तो उसकी जितनी फ्री एनर्जी डिक्रीज करेगी स्पॉन्टेनियसली, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में हमेशा फ्री एनर्जी डिक्रीज करती है, तो उतना ही वर्क डन करेगी सेल। तो सेल ने कितना वर्क डन किया, चार्ज इंटू पोटेंशियल, चार्ज इंटू पोटेंशियल से आपने वर्क डन निकाला तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया डेल जी। ये आपको पता है ना एफ क्या होता है, फैराडेज कांस्टेंट क्या होता है, 96500 कूलम्स। ये क्या होता है, चार्ज कैरिड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने फ्लो कर रहे हैं, सपोज हमारे पास m चेंजिंग इनटू m प्लस n इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, तो n का मतलब n मोल ऑफ चार्ज हो जाएगा, तो nf चार्ज हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस ई सेल है, मल्टीप्लाई कर दो, तो डेल जी इज इक्वल टू आ गया माइनस n इंटू एफ इंटू ई सेल। ये आ गया हमारे पास डेल जी। यहां पे n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड इन बैलेंस्ड रिएक्शन। n क्या है यहां पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बैलेंस्ड इक्वेशन। याद रखिएगा बैलेंस्ड इक्वेशन में है ये, बैलेंस्ड इक्वेशन के अंदर, इन बैलेंस्ड इक्वेशन, ये हमें पता चल गया। दूसरे में याद रखिएगा F क्या है हमारे पास, F इज इक्वल टू चार्ज कैरीड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ई सेल हमें पता ही है। स्टैंडर्ड कंडीशन अगर मैं लगा दूं यहां पर, तो स्टैंडर्ड कंडीशन मेरे पास क्या हो जाएगा, डेल जी नॉट इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस n, तो n ही रहेगा, एफ ही रहेगा। यहां पर क्या आ जाएगा, ई नॉट सेल आ जाएगा। इजी पीजी है बात बिल्कुल। एक बार फिर से देख लीजिए, ये चीजें आ जाएंगी। अब देखो जरा एक चीज यहां पर नोट कीजिए, अगर आगे हमारे पास हाँ है तो यहां पर बच्चों याद रखना है, जो हमारे पास डेल जी होता है ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। ये हमारे पास क्या होती है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये बात याद रखिएगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। जो डेल जी है हमारे पास वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। डेल जी हमारे पास क्या होती है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल जी बदल जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल जी बदल जाएगा, ई नहीं बदलेगा, एन बदल जाएगा तो डेल जी बदल जाएगा। समझ गए ना, क्योंकि एन में भी तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, वो एफ भी कांस्टेंट है। तो ये हमें याद रखना है, ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। मतलब अगर हमारे पास 2 रिएक्शन है, इसका मतलब ये है अगर हमारे पास एक रिएक्शन ए से बी है, इसके लिए डेल जी नॉट 1 है। दूसरी हमारे पास बी से सी है, इसके लिए डेल जी नॉट 2 है। तीसरी हमारे पास सी से क्या है बच्चों, डी है, इसके लिए हमारे पास क्या है, डेल जी नॉट 3 है। अगर मुझे चौथी रिएक्शन ए से डी बनाना पड़े, ए से डी में क्या करूंगा मैं, ए से डी में इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 तीनों को जोड़ देंगे तो इक्वेशन 4 आ जाएगी। तो मुझे साफ साफ दिख रहा है 1 + 2 + 3 = 4। तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा डेल जी नॉट 1 + डेल जी नॉट 2 + डेल जी नॉट 3 = आ जाएगा डेल जी नॉट 4। समझ गए हो, समझदार को इशारा काफी होता है, ये बात याद रखेगा, समझदार को इशारा काफी होता है। ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। जरा एक बार जोर से बोल दो जय माता दी, फटाफट से दोनों के दोनों, जल्दी से। अग्रवाल बाबू, प्रवीण कुमार, प्रवीण ने अपने नाम के सामने, अरे वाह क्या बढ़िया फोटो लगाया है, प्रवीण। प्रवीण बताइए जल्दी से, प्रवीण का मतलब एक्सपर्ट होता है, प्रवीण का मतलब इंग्लिश में एक्सपर्ट होता है, तो ये ही इज एन एक्सपर्ट। तो मुझे जल्दी से बता दो ये बात क्लियर के नहीं हुई क्लियर, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। गिव्स फ्री एनर्जी चेंज एंड वर्क डन। तो बिल्कुल क्लियर है बेटा, देखो सब लोगों को छोटी छोटी चीजों पे फोकस करते रहना है, और कुछ भी नहीं है इसमें, एक्चुअल में इसमें कुछ है नहीं, बस अगर थोड़ा सा दिमाग लगा लें तो ये कभी गलत नहीं होगा। अब अगर हमें डेल जी के बारे में, सपोज मुझे क्या दिया हुआ है, देखो जरा ध्यान से देखना, सपोज मुझे एक इक्वेशन दी गई है, गिव्स फ्री एनर्जी एंड ई सेल।
हमें पता है ई सेल से, तो आप यहां से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी निकाल सकते हो, वो भी निकालेंगे। खैर सपोज हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, सपोज हमें दिया हुआ है कॉपर, क्वेश्चन में सपोज हमें दिया हुआ है कॉपर +1, ध्यान से देखिएगा, कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन चेंजिंग इनटू कॉपर। इसके लिए कितना दिया हुआ है हमें, E01 दिया हुआ है, दैट इज ये दिया हुआ है हमें x वोल्ट। कितना दिया हुआ है, x वोल्ट दिया हुआ है। दूसरा हमें दिया हुआ है कॉपर +2, हमें दूसरा क्या दिया हुआ है, कॉपर +1 से प्लस इलेक्ट्रॉन, और यहां से क्या बन रहा है कॉपर। इसके लिए E02 दिया हुआ है हमें, एंड दैट इज y वोल्ट, ये हमें दिया हुआ है। और आपसे पूछा है देन फाइंड E0 for E0 reduction for कॉपर +2 टू कॉपर +2 से कॉपर के लिए। इसके लिए निकाल के बताइए क्या वैल्यू आएगी। तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले इक्वेशंस लिख चुके हैं अपन, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। तीसरी इक्वेशन लिख लो, कॉपर +2 प्लस इलेक्ट्रॉन चेंजिंग इनटू कॉपर +1, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन, ये 3 आ गई। आप जरा ध्यान से देखो, हमें साफ साफ दिख रहा है, हमें क्लियरली नजर आ रहा है। क्लियरली क्या नजर आ रहा है बच्चों यहां पर, कि अगर मैं दिस माइनस दिस कर दूं, अगर मैं दिस माइनस दिस कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मुझे साफ साफ दिख रहा है कि 1 - 2 = क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इनकी फ्री एनर्जी जोड़ लोगे, इसकी फ्री एनर्जी ΔG01 है, इसकी फ्री एनर्जी ΔG02 है, इसकी फ्री एनर्जी ΔG03 है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ΔG03 = आ जाएगा ΔG01 माइनस ΔG02। समझ में आ गया कैसे हुआ ये। तो यहाँ पे ΔG03 कितना है, देखो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, N3 कितना है हमारे पास 1, यहां पर देखो N2 हमारे पास कितना है 1, N1 हमारे पास कितना है 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, यहां पर भी 1 ही इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। तो हमें पता चल गया। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा -N3 × F × E03 = आ जाएगा -N1 × F × E01, और माइनस माइनस प्लस क्या आ जाएगा N2 × E F × E02। ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। हमने क्या किया, F से F को उड़ा दिया, उड़ाओ F से F को, देखो F आउट। अब हमारे पास क्या बच गया, E03 की वैल्यू निकाली अपन ने। तो E03 हमारे पास कितना आएगा प्रवीण, E03 हमारे पास कितना आ जाएगा, E03 हमारे पास आ जाएगा N1 E01 माइनस N2 E02 और अपॉन कितना आ जाएगा N3। इजी पीजी है बात बिल्कुल। वैल्यू पुट कर दो, तो यहां से हमारे पास E03 = आ जाएगा N1 मतलब 2 × E1 मतलब X माइनस N2 कितना है हमारे पास Y, ये हमें दे रखा है Y है, N2 हमारे पास 1 है और ये Y है, तो ये Y हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास Y, ये आ गया हमारे पास Y, और यहां पर क्या आ जाएगा अपॉन, नीचे क्या आ जाएगा 1। तो ये हमें साफ साफ नजर आ गया कि इसे 1 लिखने की जरूरत हमें है नहीं। तो यहां से क्या आ जाएगा, E03 की वैल्यू आपको क्लियरली मिल गई। समझ में अगर आ गया हो तो मुझे जल्दी से बताएंगे कि सर जी ये चीजें तो बिल्कुल क्लियर हैं। यानी कभी भी आप E0 को नहीं जोड़ सकते क्योंकि वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को आप जोड़ नहीं सकते हैं कि भाई वाटर की डेंसिटी, एक वाटर है इसकी डेंसिटी है D1, दूसरा वाटर इसकी डेंसिटी D2 है, आपने दोनों वाटर को जोड़ दिया तो डेंसिटी D1 + D2 हो गई। दिस इज रिडिकुलस, ये गलत हो जाएगा। तो ये एक ऐसी मिस्टेक होगी जिसका कोई, लेकिन मास जोड़ सकते हो, मोल्स जोड़ सकते हो क्योंकि वो एक्सटेंसिव है। तो यहां पर बिल्कुल वैसे ही है, आप फ्री एनर्जी जोड़ सकते हो क्योंकि फ्री एनर्जी तो एक्सटेंसिव है, वो तो जोड़ी जा सकती है। लेकिन आप यहां पर गलती से भी आप बच्चों E0 को मत जोड़ देना, डायरेक्टली E0 नहीं जुड़ता है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये वैल्यू आ जाएगी, दिस विल बी योर आंसर। ये आपका आंसर हो जाएगा E03 का, ये आपका आंसर हो जाएगा 2x - y। इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार जेईई में पूछे जाते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है काफी। तो ये रहा आपके लिए पहला क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जल्दी से बताएं इसमें आंसर क्या आ जाएगा।
गिवन बिलो आर हाफ सेल्स। हमें दिया हुआ है mn, एक इक्वेशन दे दी, ई नॉट दे दिया, दूसरी इक्वेशन दे दी, ई नॉट दे दिया, ठीक है। और यहां पर देखो 2 से मल्टीप्लाई भी किया हुआ है। और चलिए अब तीसरी इक्वेशन हमें पूछा है कि इसके लिए 3mn+2 से ये इसमें इसके लिए बताइए क्या हो जाएगा। ये बच्चों आपका जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है, तो जल्दी से बताइए ये रिएक्शन क्या होगी। योर पोल बिगिंस नाउ। आपका पोल अब से मैंने स्टार्ट कर दिया है, आपका पोल मैंने अब से स्टार्ट कर दिया है। जल्दी से बताएंगे वैल्यू क्या आएगी। जल्दी से बताएंगे क्या वैल्यू आएगी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लेकिन कैसे अच्छे, अभी तक तो आप लोग उलझे हुए होंगे इसमें, क्योंकि थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा गया है। ये इतना आसान नहीं होगा इसे करना, थोड़ा सोच समझ के जवाब दीजिएगा। ये हमें पूछा है इस रिएक्शन के लिए mn+2 से किस में जा रहा है, इसमें, इस डिस्प्रपोर्शनेशन के लिए आपसे पूछा है कि क्या होगा। तो जरा देख लेते हैं। अगर आप क्या करें, जल्दी 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 से आया क्या आंसर कावेरी? अगर अभी तक भी आंसर नहीं आया है बच्चों तो गलबल है। अरे बोलो बोलो बोलो। देखो ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, ये हमारे पास इक्वेशन 2 हो गई। हमें क्या चाहिए, हमें 3mn+2 चाहिए। तो अगर मैं क्या कर दूं, अगर मैं दिस माइनस दिस नहीं, ये इसमें से माइनस कर दूं तो मेरे पास mn+3 उधर चला जाएगा, ठीक है ना। mn+2, अब हमें क्या चाहिए, हमें 2 mn+3 चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने कर दिया 1 - 2। जैसे ही मैंने 1 - 2 किया, जैसे ही मैंने 1 - 2 किया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 - 2 करते ही मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगी इक्वेशन। क्लियर है, 1 - 2 करते ही इक्वेशन क्या आ जाएगी मेरे पास, 3। करो जरा इसे, 1 - 2 3 आ जाएगी। करिए, देख करके देख सकते हो ना बच्चों, एक्स वाई रख के देख लो, समझ में आ गया कि नहीं। प्रवीण आप बताइए जल्दी से कि नहीं समझे हो। भाई इस 2 को मल्टीप्लाई करो तो ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। जब इसे इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस इधर आएगा, प्लस हो जाएगा, तो 3mn+2 हो जाएगा। ये 2mn+3 उधर चला जाएगा, क्योंकि माइनस का डायरेक्शन चेंज करते हैं तो उसका साइन बदल जाता है। तो यहाँ पे अगर माइनस राइट हैंड साइड में है तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। पता है ना ये बात, तो इक्वेशन की तरह तो डील करना है। तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां पर हमारे पास आ जाएगा del G01 - 2, यहां पे 2 × 2, यहां पे देखिएगा 2 × del G02 = क्या आ जाएगा हमारे पास, del G03 आ जाएगा। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, अरे बता तो दो भाई, इतना मुश्किल है क्या, करने में इश्यू है क्या, जरा ध्यान से देखिएगा। ये हमें साफ साफ नजर आ रहा है बच्चे, प्लीज नोट कीजिएगा। अभी ई सेल पे वापस जाऊंगा मैं 1 मिनट के लिए। यहां पे देखो del G01 कितना है हमारे पास, कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, 2। तो यहां से आ जाएगा -2 ×
ये आ जाएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस, माइनस NFE, ई नेगेटिव है, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1.18, माइनस माइनस प्लस हो गया क्योंकि यहां भी माइनस है। ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 में देखो, 2 में हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू माइनस 2 इंटू कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है इस इक्वेशन में, 1, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लिया तो ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 इंटू 1 और इंटू यहां पर देखो ई सेल कितना है 1.51, दिस इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या आ गया, डेल जी नॉट 3। देखो जरा एक बार, ये आ जाएगा हमारे पास 2.36 और माइनस ये हमारे पास कितना आ रहा है बच्चे, जल्दी से बताइए, ये आ रहा है हमारे पास माइनस 3.08, 3.08 आ रहा है ना, 3 ये 1 है, ये 1 है, तो 3.02 आ रहा है, 3.02 आ रहा है, तो यहां पे घटाओ जरा इसे एक बार, कितना आ जाएगा ये माइनस में, जल्दी 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 से माइनस कीजिए इसे, तो फटाफट से 0.2, इसमें हमने कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी है, 236, ये हमारे पास कितना है, इतना है। अब हमसे पूछा गया है ये बताना है, तो बताइए जरा एक बार, 2 इंटू 1.51, 2 ही से मल्टीप्लाई करना है ना, तो ये आ जाएगा 3.02, ये आ जाएगा 2.36 इज इक्वल टू डेल जी नॉट 3। डेल जी नॉट 3 की वैल्यू, अभी ई सेल नहीं निकाला है मैंने, डेल जी नॉट 3 निकाल रहा हूं अभी, तो कितना हुआ ये बताओ जरा एक बार, 236 और यहाँ पे 300, तो मतलब कितना आ गया हमारे पास, 64 प्लस 2 कितना आ जाएगा 66, तो माइनस में आ गया 0.66, ये आ गया हमारे पास माइनस में, कितना आ गया 0.66, ये तो आ गया माइनस में, 0.66 इज इक्वल टू एन कितना है इस रिएक्शन के लिए, देखो जरा एक बार, यहां पर कितने हैं, यहां पर हमारे पास कितने, 3 2 जा 6, प्लीज नोट कीजिएगा, यहां पर हमारे पास कितने हैं, 3 2 जा 6, और यहां पर हमारे पास क्या है, 2Mn3 प्लस Mn, तो यहां पर क्या हो गया हमारे पास बच्चों, n की वैल्यू, कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है जरा बता दो, 3 दूना 6 और यहां पर 6, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, अरे भाई आप जवाब क्यों नहीं, आप सुन तो रहे हो, आवाज आ रही है मेरी आपको, जल्दी से बताओ जरा एक बार फटाफट से कि सर आवाज तो आ रही है, प्रवीण, कावेरी, एवरीवन बताइए कि सर आवाज आ रही है। अगर आप जवाब ही नहीं देंगे तो बच्चों मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा क्वेश्चंस को सॉल्व भी करना और समझाना, आपको दोनों ही चीजें मेरे लिए मुश्किल वाली बात होगी, तो यू हैव टू टेल मी कि दैट यू हैव अंडरस्टूड। जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक अपन आगे बढ़ नहीं पाएंगे। चलिए चलिए चलिए, थैंक यू वेरी मच, फटाफट से आप आगे बढ़ जाइएगा। चलो जरा एक बार ध्यान से देखिएगा, ई रिडक्शन प्लस ई ऑक्सीडेशन, तो ये आप निकाल के देख लें, तो हमारे पास नेगेटिव, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। जोड़ने घटाने में कुछ इश्यू है तो चेक कर लीजिएगा। ये हमारे पास, तो इस इक्वेशन को, इन दोनों इक्वेशन से अगर आप निकालें तो हमारे पास ई सेल में तो मल्टीप्लाई होना नहीं है, ई सेल में डेल जी में मल्टीप्लाई होना है, वो तो बाद में वैसे भी कट जाना है, तो यहां से हमारे पास डेल जी नॉट 2.69 आ जाएगा और रिएक्शन वोंट बी फिजिबल। तो ये एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं आप लोगों के लिए, तो रिएक्शन में आप निकाल के देखो, हमारे पास रिएक्शन में क्या हो रहा है, रिएक्शन में Mn+3 से Mn+2 चाहिए हमें, देखो Mn+2 से Mn+3 जाना है, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, Mn+2 ये रहा हमारे पास, तो इसको उधर ले, ये इधर ही रखना है, इसको उधर लेके जाना है, तो यहां से कितना आ जाएगा -1.18 और -1.51, तो ये आ जाएगा 51, तो ये आ जाएगा -2.69, तो ई सेल हमारे पास नेगेटिव है, नेगेटिव है तो डेल जी हमारे पास क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, तो नॉट फिजिबल, क्या आ जाएगा, नॉट फिजिबल। इतना सा था क्वेश्चन, अगर थोड़ा दिमाग लगाते तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो कि यहां पर हमसे ये पूछा ही नहीं है कि ई सेल निकालिए, हमसे तो पूछा है क्या ये फिजिबल होगी, तो देखकर बता दो कि ये फिजिबल नहीं होगी, दिस वोंट बी फिजिबल, इसके लिए हमें दे ही रखा है तो ये फिजिबल नहीं होगी, दिस माइनस, यानी ये दोनों रिएक्शंस को जोड़कर आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये आ जाएगा
एंड रिएक्शन विल नॉट अकर, मतलब ए आंसर आ जाएगा। अगर किसी का ए आया था तो मुझे बता दें, अगर नहीं आया था तो भी मुझे बता दें। तो चलिए अभी टाइम क्योंकि आपका बहुत तेजी से दौड़ रहा है, तो आगे ये वाला क्वेश्चन करके लाइएगा। ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है। आप शायद कहीं, मुझे लगता नहीं है कि भाई सुन पा रहे हैं। अच्छा ठीक है, जवाब प्रवीण ने तो दिया है 608 पे, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। अब यहां तक की बात है क्लियर बिल्कुल। तो अब जल्दी से आप इसे करके लेके आइएगा। अगली क्लास है आपकी, तो मुझे रैप अप करना पड़ेगा। कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे की चीजें। तो कल फिर मिलते हैं आपसे क्लास में। तब तक के लिए मचाते रहो और ऐसे ही क्वेश्चंस लगाते रहो, आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझ में आएगा। प्रैक्टिस इतनी कराऊंगा मैं धीरे धीरे फिजिकल केमिस्ट्री की कि यू वॉन्ट बी वॉकिंग, यू विल बी रनिंग लाइक एन एथलीट। एक एथलीट की तरह आप दौड़ोगे। थैंक यू वेरी मच। चलिए कल आप लोगों से मुलाकात होगी। टेक केयर। कावेरी आपने जवाब नहीं दिया है ना, मतलब वेरी डिसहार्टनिंग, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस इवनिंग अहेड। नाइस इवनिंग तो खैर क्या होगी, अभी फिजिक्स आ रहा है। टेक केयर।